हेलो दोस्तों, स्टडी नंबर वन चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2022 में 46,000 पद जो हैं दोस्तों, उसके लिए वीडियो लेकर आ गए हैं। जो क्वेश्चन मैंने 50 तक कंप्लीट करा दिए हैं और जो 51 से 75 तक इस वीडियो में आप लोगों को कवर करा देंगे, क्योंकि दोस्तों और इसी तरीके से आप लोगों को कवर कराते चलेंगे। तो ध्यान रखिएगा, 46,000 पद में आप लोगों को किस तरीके से कवर करना है और दोस्तों किस तरीके से तैयारी करना है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों। और जो मैं तैयारी कराता हूँ उसको आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा, ताकि आप लोगों को कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो वहाँ से आप लोग अपने नोट्स से पढ़ सकते हो। तो प्रैक्टिस सेट जो 1 है उसका पार्ट 3 है ये वाला, और क्वेश्चन नंबर 51 टू 75, क्योंकि 46,000 पद हैं दोस्तों। 46,000 पद में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 51 से 75 तक लेकर आ गए हैं और आपकी पूरी तैयारी कराना हमारी जिम्मेदारी है। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल आप लोग क्वेश्चन नंबर 51 से 75 तक पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और और एक लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, क्योंकि दोस्तों आते आते ही लाइक कर दिया करो दोस्तों। ध्यान रखिएगा, और कमेंट बॉक्स में जो भी आपको लिखना है वो लिख दीजिएगा। देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, जो कि 51 वाला है। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि इतिहासकारों के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है। किसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए है महमूद गजनवी। ऑप्शन ए है महमूद गजनवी। इतिहासकारों के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है। ऑप्शन ए है महमूद गजनवी, बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, सी है अलाउद्दीन खिलजी, और डी है आसाराम शाह, सॉरी आराम शाह। ध्यान रखिएगा, महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी और आराम शाह। ध्यान रखिएगा, इतिहासकारों के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है, जो कि 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने है। और इसमें जो राइट आंसर है वो है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिए। ध्यान रखिएगा, जो कि बेहद इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है, तो आप लोग आंख मीच कर कुतुबुद्दीन ऐबक पर टिक मार सकते हो। ध्यान रखिएगा, और कमेंट बॉक्स में कुतुबुद्दीन ऐबक भी लिख दिया करो, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस होती रहे। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण निम्नानुसार है। निम्नानुसार है। वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण निम्नानुसार है, क्वेश्चन मार्क, जो कि है। ऑप्शन ए है हाइड्रोमीटर, बी है हाइग्रोमीटर, सी है लेक्टोमीटर, और डी है पोटेंशियोमीटर। ध्यान रखिएगा, पोटेंशियोमीटर है या लेक्टोमीटर है या हाइग्रोमीटर है। ध्यान रखिएगा, या हाइड्रोमीटर। 4 ऑप्शन में आप लोगों को एक ऑप्शन जो कि सेलेक्ट करके कमेंट बॉक्स में लिखना है। कहाँ पर दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखना है। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख दीजिएगा। ध्यान रखिएगा, आप लोग लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, जो कि इसका राइट आंसर होगा वो है हाइग्रोमीटर। क्या है दोस्तों, हाइग्रोमीटर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। 53 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, जो कि बेहद इम्पोर्टेंट और सरल प्रश्न है। भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि सीमा का एक समझौता किया, जो जून 2015 में अनुसमर्थन पुष्टि या इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ रेटिफिकेशन के आदान प्रदान के बाद लागू हुआ। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए है नेपाल, बी है बांग्लादेश, सी है भूटान, और डी है चीन। डी है चीन। नेपाल है या बांग्लादेश है या भूटान है या चीन है। ध्यान रखिएगा, राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जो कि बेहद सरल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला बांग्लादेश। बी वाला बांग्लादेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है,
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन मध्य प्रदेश में स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में से एक नहीं है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन मध्य प्रदेश में स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में से एक नहीं है। ए है खजुराहो स्मारक समूह, बी है हम्पी स्मारक समूह, सी है सांची में बौद्ध स्मारक और डी है भीमबेटका के शैलाश्रम। ध्यान रखिएगा, राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखने से आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। जो कि चार ऑप्शन है, खजुराहो स्मारक समूह, बी है हम्पी स्मारक समूह, सी है सांची में बौद्ध स्मारक और डी है भीमबेटका के शैलाश्रम। भीमबेटका के शैलाश्रम है। ध्यान रखिएगा, राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। जल्दी से लिख दीजिएगा, जल्दी से लिख दीजिएगा। जो कि इसका राइट आंसर है प्रश्न नंबर 54 का राइट आंसर होगा वो है हम्पी स्मारक समूह। बी ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा हम्पी स्मारक समूह। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा हम्पी स्मारक समूह। ध्यान रखिएगा दोस्तों, राइट आंसर। और अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखने हो तो लिखने से बच्चा कुछ भी नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि दोस्तों लिखने से बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को याद रहता है ज़्यादा दिनों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, ध्यान रखिएगा। जो क्वेश्चन नंबर 55 है वो कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किसे भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा कहा जाता है। चीन के बीच प्रभावी सीमा कहा जाता है। निम्नलिखित विकल्पों में से किसे भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा कहा जाता है। ए है मैकमोहन रेखा, बी है डूरंड रेखा, सी है रेडक्लिफ रेखा और डी है पाक जलडम भूमध्य रेखा। जो भी है दोस्तों, जलडम भूमध्य, ध्यान रखिएगा, पाक जलडम भूमध्य, जलडमरू मध्य, कुछ भी आप लोग किसी भी तरीके से लिख सकते हो दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में राइट आंसर आप लोग लिखिएगा जल्दी से। प्रश्न नंबर 55 का जो राइट आंसर है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में भर दीजिएगा दोस्तों, पूरा कमेंट बॉक्स। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 55 का जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए वाला। ऑप्शन नंबर ए वाला है कि मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा कहा जाता है, जो कि आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 55 तक कंप्लीट हो गया होगा दोस्तों, मुझे पूरा उम्मीद है दोस्तों ये आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है निम्नलिखित में से किस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। बेहद इम्पोर्टेंट और सरल, कई बार पूछा जाने वाला जो प्रश्न है वो है ए 21 अक्टूबर, बी है 15 अक्टूबर, सी है 31 अक्टूबर और डी है 21 जून। 21 जून है, 31 अक्टूबर है, 15 अक्टूबर है और 21 अक्टूबर है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 56 का जो राइट आंसर होगा वो है निम्नलिखित में से किस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो कि जिसका राइट आंसर है वो है 31 अक्टूबर, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट होगा दोस्तों। और यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कंप्लीट हो गया होगा। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कंप्लीट हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि भारतीय संविधान के राजनीति निदेशक सिद्धांत की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे ली गई है। भारतीय संविधान के राजनीतिक निदेशक सिद्धांत की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे ली गई है। जो कि है ऑप्शन ए आयरलैंड का संविधान, दूसरा है बी संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, सी है फ्रांस का संविधान और डी है कनाडा का संविधान। जो कि 57 है, बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारतीय संविधान के राजनीतिक निदेशक सिद्धांत की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे ली गई है। आयरलैंड का संविधान, बी है संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, सी है फ्रांस का संविधान और डी है कनाडा का संविधान।
जो कि इसका बेहद इम्पॉर्टेंट और सरल आंसर होगा वो है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, कमेंट बॉक्स में भरिएगा। जी हाँ, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए है जो है कि राइट आंसर है आयरलैंड का सिद्धांत। आप आयरलैंड का सिद्धांत है बिल्कुल। यहाँ तक आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का ये कंप्लीट हो चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि इथोपिया की मुद्रा क्या है। इथोपिया, इथोपिया की दोस्तों मुद्रा क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखो आप लोग। इथोपिया की मुद्रा क्या है। जी हाँ, बिल्कुल। ऑप्शन ए है डॉलर, ऑप्शन ए डॉलर है, बी है सिलिंग, सी है टका और डी है बिर। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इथोपिया की मुद्रा क्या है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो दोस्तों, ध्यान रखिएगा, राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इथोपिया की मुद्रा क्या है, डॉलर है, सीलिंग है, टका है और बिर है। ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है, जो कि इसका राइट आंसर होगा बी वाला। दोस्तों डी वाला इसका राइट आंसर होगा, जो कि है बिर। यहाँ तक दोस्तों आप लोगों का कंप्लीट हो गया होगा, मुझे उम्मीद है। और आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि दोस्तों नोट्स बहुत ही फ़ायदा करता है पेपर टाइम में, एग्ज़ाम टाइम में नोट्स की ही बेहद इम्पॉर्टेंट होती है, ना कि कोई भी बुक्स की। जो कि दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 58 कंप्लीट हो गया और क्वेश्चन नंबर जो 59 है, जो 59 है क्वेश्चन नंबर, यह है मार्च 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले ने राज्य की जीडीपी में अधिकतम योगदान दिया है। ध्यान रखिएगा, मार्च 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले ने राज्य की जीडीपी में अधिकतम योगदान दिया है। ए है ऑप्शन जो है नोएडा, बी है लखनऊ, सी है कानपुर और डी है आगरा। डी है आगरा। ध्यान रखिएगा, राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और बेहद इम्पॉर्टेंट और सरल प्रश्न है, जो कि 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, मार्च 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले ने राज्य की जीडीपी में अधिकतम योगदान दिया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, जो कि है नोएडा। नोएडा दोस्तों, नोएडा ने सबसे अधिकतम योगदान दिया है जीडीपी में। ध्यान रखिएगा कि यहाँ तक आप लोगों का कंप्लीट हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी सेप्ट CAPT में निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अधिकारियों को बुनियादी प्रशिक्षण मिलता है। बुनियादी प्रशिक्षण मिलता है क्वेश्चन मार्क, जो कि ऑप्शन ए है ग्रुप ए, ऑप्शन बी ग्रुप बी और ऑप्शन सी ग्रुप सी और ऑप्शन डी ग्रुप बी और ग्रुप सी दोनों। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी CAPT में निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अधिकारियों को बुनियादी प्रशिक्षण मिलता है। ऑप्शन ए है ग्रुप है दोस्तों, सॉरी ग्रुप है, ग्रुप नहीं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप बी और ग्रुप सी दोनों। ध्यान रखिएगा, प्रश्न नंबर 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए वाला दोस्तों। ऑप्शन ए, ग्रुप ए को बुनियादी प्रशिक्षण मिलता है। ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, जो कि 60 तक मुझे उम्मीद है कि आप लोग कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। 61 क्या कह रहा है कि अर्जेंटीना की राजधानी इनमें से कौन सी है। अर्जेंटीना की राजधानी इनमें से कौन सी है, जो कि ऑप्शन है ब्यूनस आयर्स, बी है बहरीन, सी है ब्रुसेल्स और डी है बोत्सवाना। जी हाँ दोस्तों, ब्यूनस आयर्स, बी है बहरीन, सी है ब्रुसेल्स और डी है बोत्सवाना। ध्यान रखिएगा, प्रश्न नंबर 61 ऑप्शन ए है ब्यूनस आयर्स, बी है बहरीन, सी है ब्रुसेल्स और डी है बोत्सवाना। ध्यान रखिएगा, चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने हैं और जो राइट आंसर है वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। ध्यान रखिएगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा दोस्तों।
कमेंट बॉक्स में राइट आंसर लिखिएगा। आप लोगों को थोड़ा 10 सेकंड का टाइम मिल रहा है, ध्यान रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल इसका राइट आंसर है। ध्यान रखिएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बता ही दिया होगा, जो कि ऑप्शन इसका ए वाला ब्यूनस आयर्स राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मुझे यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों का ये कंप्लीट हो चुका होगा दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का यहाँ तक कंप्लीट हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय OHCHR में 2006 के दौरान निम्नलिखित में से किस निकाय ने मानवाधिकार आयोग की जगह ली। ऑप्शन ए है मानवाधिकार समिति, बी है सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा, और सी है मानवाधिकार परिषद, और डी है आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर समिति। ध्यान रखिएगा, 4 ऑप्शन में आप लोगों को एक ऑप्शन है जो कि सही है, वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जल्दी से दोस्तों लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट और सरल प्रश्न है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोस्तों प्रैक्टिस सेट चल रहा है आप लोगों का। और दोस्तों ये है पार्ट 3 है। राइट आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, जो कि 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी वाला मानवाधिकार परिषद। इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मानवाधिकार परिषद आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ तक आप लोगों का मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। ध्यान रखिएगा बिल्कुल दोस्तों, कोई सा भी आप लोग पार्ट मिस मत करिएगा कोई सा भी पार्ट, जिससे अगर बाई चांस आप लोगों ने वो पार्ट मिस कर दिया और वो क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे। अगर आप लोगों ने देख लिया है तो आप लोगों का नंबर पक्का हो जाएगा। 63 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, यहाँ तक 62 तक कंप्लीट हो गया होगा। 63 कह रहा है कि 63 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले GST लागू की थी। निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले GST लागू की थी। ए है जो कि यूके, बी है कनाडा, सी है USA और डी है फ्रांस। ध्यान रखिएगा, यूके है या कनाडा है या USA है या फ्रांस है। क्वेश्चन नंबर 63 ध्यान रखिएगा, राइट आंसर है। आप लोग ध्यान रखिएगा, किस देश ने सबसे पहले GST लागू की थी। 4 ऑप्शन में आप लोग एक ऑप्शन सही है वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। ध्यान रखिएगा, राइट आंसर इसका जो कि है बेहद इम्पोर्टेंट, और ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का कंप्लीट हो गया है दोस्तों, कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है कि 1913 से 14 में हुए ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे। ऑप्शन ए है जयपाल, बी है सुखदेव सिंह, सी है जतरा भगत, और डी है महिपाल जगर राणा। ऑप्शन ए है जयपाल सिंह, बी है सुखदेव सिंह, सी है जतरा भगत, और डी है महिपाल जगत राणा। तो ध्यान रखिएगा, राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा दोस्तों। कमेंट बॉक्स में लिखने से आप लोगों का बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है, जिससे आप लोगों को ज़्यादा दिनों तक याद रहता है। प्रश्न नंबर 64 है जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुझे आप लोगों को 5 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ध्यान रखिएगा, जो कि इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी वाला इसका राइट आंसर होगा, जो कि जतरा भगत है। 1913 और 14 में हुए ताना भगत आंदोलन के नेता जतरा भगत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ तक कंप्लीट हो गया होगा मुझे उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर जो 65 है वो क्या कह रहा है कि जनवरी 2020 में आंसूगंज और अखौरा के बीच 50.58 किलोमीटर लंबी सड़क को 4 लेन के राजमार्ग में बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। ऑप्शन ए है नेपाल, बी है बांग्लादेश, सी है भूटान, और डी है म्यांमार। देखिए दोस्तों, 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने हैं, जो कि मैं प्रश्न फिर से रिपीट करे दे रहा हूँ कि जनवरी 2020 में आशुगंज और अखौरा के बीच 50.58 किलोमीटर लंबी सड़क को
4 लेन के राजमार्ग में बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? ऑप्शन ए है नेपाल, बी बांग्लादेश, सी भूटान और डी म्यांमार। 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख दीजिएगा, जो कि 65 का राइट आंसर हो जाएगा। वो है ऑप्शन नंबर बी वाला, ऑप्शन नंबर बी वाला बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का कंप्लीट हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। क्या कह रहा है ध्यान रखिएगा, देख देख लीजिएगा दोस्तों। मानवाधिकार परिषद निम्नलिखित में से किस वर्ष से गठित किया गया है? ऑप्शन ए है 1946, बी है 1948, सी है 2006 और डी है 2017। यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, राइट आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। जो कि दोस्तों बेहद इम्पोर्टेंट और सरल प्रश्न है। मानवाधिकार परिषद निम्नलिखित में से किस वर्ष गठित किया गया था? प्रश्न नंबर 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 2006 में। मानवाधिकार परिषद निम्नलिखित में से दोस्तों 2006 में गठित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 तो कंप्लीट हो गया होगा, और 67 क्या कह रहा है ध्यान रखिए। प्रश्न नंबर 67 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित आधिकारिक भाषाओं में से नहीं है? ऑप्शन ए है फारसी, सी है कश्मीरी, बी है संस्कृति और डी है संथाली। 4 ऑप्शन में है, ऑप्शन आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जल्दी से लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में ही आप लोग लिखिएगा, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 67। फारसी है, कश्मीरी है, बी संस्कृति और डी संथाली। फिर एक बार मैं आप लोगों को 67 वाला प्रश्न रिपीट कर दे रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित आधिकारिक भाषाओं में से नहीं है? फारसी, कश्मीरी, संस्कृत और संथाली। 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए वाला, फारसी भाषा है जो वो है आधिकारिक भाषाओं में से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 68 ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 68, जो कि निम्नलिखित में से कौन राजस्व विभाग का उच्चतर पदाधिकारी है प्राधिकारी है? निम्नलिखित में से कौन राजस्व विभाग का उच्चतर पदाधिकारी है? ए है राजस्व सचिव, बी है राजस्व परिषद, सी है चकबंदी आयुक्त और डी है राहत आयुक्त। ध्यान रखिएगा, राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बेहद इम्पोर्टेंट और सरल प्रश्न है। मैं आप लोगों को 10 सेकंड का समय दे रहा हूं दोस्तों, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है, ध्यान रखिएगा, जो कि बेहद इम्पोर्टेंट और सरल प्रश्न है। राजस्व सचिव, बी है राजस्व परिषद, सी है चकबंदी आयुक्त और डी है राहत आयुक्त। राहत आयुक्त है, ध्यान रखिएगा। राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है, जो कि बेहद इम्पोर्टेंट और सरल प्रश्न है। इसका जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है राजस्व सचिव। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का यहाँ तक कंप्लीट हो गया होगा दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों का कंप्लीट हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि नीलगिरी खापली भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी निम्नलिखित फसलों में से किसकी एक उच्च उपज वाली किस्म है? किसकी एक उच्च उपज वाली किस्म है? ऑप्शन ए है दोस्तों जो है चावल, बी है चाय, सी है सरसों और डी है गेहूं। दोस्तों लिखिएगा कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर, और आप लोग एकदम एक क्वेश्चन कंप्लीट बिल्कुल ध्यान रखिएगा कर लीजिएगा। चावल है या चाय है या सरसों है या गेहूं है, ध्यान रखिएगा। राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना होगा, जो कि बेहद सरल प्रश्न है। बेहद सरल प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 69 का,
जो कि है गेहूं। बेहद इंपॉर्टेंट और सरल है प्रश्न। और गेहूं दोस्तों है निम्नलिखित खापली भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी निम्नलिखित फसलों में से किसकी उच्च उपज वाली किस्म है, जो कि गेहूं की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 70। प्रश्न नंबर 70 70 है दोस्तों। प्रश्न क्या कह रहा है कि जून 2020 में भारत और चीन के बीच सीमा संघर्ष के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा और गोपनीयता की चिंताओं का हवाला देते हुए भारत सरकार द्वारा कितने चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित किया गया। ध्यान रखिएगा, जून 2020 में भारत और चीन के बीच सीमा संघर्ष के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा और गोपनीयता की चिंताओं का हवाला देते हुए भारत सरकार द्वारा कितने चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित किया गया, जो कि ऑप्शन ए है 11, बी है 27, सी है 59 और डी है 62 दोस्तों। ये प्रश्न दोस्तों ट्रेंडिंग में रहा है कई कई बार दोस्तों, और बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और दोस्तों कई बार पूछा जा चुका है, कई सारी परीक्षाओं में भी पूछा जा चुका है ये प्रश्न, क्योंकि दोस्तों जो जून 2020 में भारत और चीन के बीच सीमा संघर्ष के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा और गोपनीयता की चिंताओं का हवाला देते हुए भारत सरकार द्वारा कितने चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित किया गया। तो ध्यान रखिएगा, इसमें से होगा दोस्तों राइट आंसर जो होगा वो है 59, 59 दोस्तों, 59 59 ऐप्स को, जो चीनी ऐप्स थे उनको प्रतिबंधित किया गया। इसको दोस्तों कमेंट बॉक्स में 59 भर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट और सरल प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है कई सारी परीक्षाओं में भी। दोस्तों यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का कंप्लीट हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। 71 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक का उल्लेख भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों को किस श्रेणी में किया गया है। मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोका का उल्लेख भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की किस अधिकारी में किया गया है, जो कि ऑप्शन ए है शोषण के विरुद्ध अधिकार, बी है स्वतंत्रता का अधिकार, सी है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, डी है समानता का अधिकार। चार ऑप्शन में आप लोग एक ऑप्शन कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बेहद इंपॉर्टेंट और सरल प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। जो कि 71 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों आप लोग शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 71 का। राइट आंसर हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। 71 कंप्लीट हो गया है। आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 72 है। 72 कह रहा है कि मानवाधिकार संधि निकायों के स्वतंत्र विशेषज्ञों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। मानवाधिकार संधि निकायों के स्वतंत्र विशेषज्ञों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। ऑप्शन ए है 1 वर्ष, दूसरा है 2 वर्ष, सी है 3 वर्ष और डी है 4 वर्ष। चार ऑप्शन में एक ऑप्शन आप लोगों का राइट है, जो कि बेहद इम्पॉर्टेंट है, सरल प्रश्न आप लोगों का है ये। क्या कह रहा है कि दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी वाला। ऑप्शन नंबर डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 4 है, 4 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है कि भारत में कितने भारत में कितने केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय हैं। भारत में कितने केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय हैं। ऑप्शन ए है 3, बी है 5, सी है 6 और डी है 7। चार ऑप्शन में आप लोगों को एक ऑप्शन कमेंट बॉक्स में लिखना है, जो कि राइट आंसर है। जो कि दोस्तों राइट आंसर है आप लोगों को। बेहद सरल प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए वाला 3। भारत में दोस्तों 3 केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि स्वामी नारायण अक्षरधाम एक हिंदू मंदिर परिसर है जो भारत के निम्नलिखित संस्थानों में स्थित है। कहाँ स्थित है वो है ऑप्शन 4 है आपकी स्क्रीन के सामने। ऑप्शन ए है पुणे, बी है बेंगलुरु, सी है मुंबई और डी है दिल्ली। स्वामी नारायण अक्षरधाम एक हिंदू मंदिर परिसर है जो भारत के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है पुणे, बी है बेंगलुरु, सी है मुंबई और डी है दिल्ली। चार ऑप्शंस हैं दोस्तों। ऑप्शन दोस्तों ये चार जो आप लोगों के स्क्रीन के सामने दिखा रहे हैं, इसमें दोस्तों एक राइट आंसर है जो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट और सरल प्रश्न है, ध्यान रखिएगा।
जो कि सरल प्रश्न है और आप लोगों की परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। यूपी पुलिस कांस्टेबल जो है 46,000 पद है, इसमें दोस्तों आ चुका है, ध्यान रखिएगा, जो कि 46,000 पद है, इसमें दोस्तों पूछा जा चुका है, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाला दिल्ली। ध्यान रखिएगा, राइट आंसर दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 झारखंड में किस नेता के नेतृत्व में लड़ा गया था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 झारखंड में किस नेता के नेतृत्व में लड़ा गया था? जो कि ऑप्शन नंबर ए है जयपाल सिंह, बी है चुनाराम महतो, सी है रामनाथ सोरेन और डी है राम भगत। ध्यान रखिएगा, राइट आंसर आप लोगों का कमेंट बॉक्स में लिखना है। और दोस्तों जयपाल सिंह है चुनाराम महतो, सी है रामनाथ सोरेन और डी है राम भगत। ध्यान रखिएगा, चार ऑप्शन में एक ऑप्शन राइट है, इसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला चुनाराम महतो। और इसे चुनाराम महतो को भी कमेंट बॉक्स में आप लोग भर दीजिएगा, जिसके तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा चुनाराम महतो। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 झारखंड में किस नेता तक के नेतृत्व में लड़ा गया था? तो है चुनाराम महतो। अगर प्रश्न आ जाए तो आप लोगों को आंख मीच कर भी टिक लगा सकते हो। जो कि यहाँ तक जो प्रश्न नंबर 75 कंप्लीट हुआ है दोस्तों, प्रश्न नंबर कंप्लीट हो गया है। और दोस्तों 75 तक प्रश्न आप लोगों के कंप्लीट हुए, जो कि दोस्तों 46,000 पद हैं दोस्तों, 46,000 पद हैं। इनमें दोस्तों बेहद ज़्यादा चांस है आप लोगों की सिलेक्शन के। तो नेक्स्ट आप लोगों को इसी तरीके से तैयारी करना है, पूरा मन लगा के। तो ध्यान रखिएगा, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर कोई सा भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और अगर लाइक नहीं किया है अभी तक वीडियो को तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।